जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए हमारा आज का जो अगला टॉपिक है वो है हमारा साइंस का बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम में बराबर आपके रिपीट होने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो कि आप बोलते हैं कि जिसमें कोई भी चीज बनाओ तो उसमें चिपकता नहीं है। ओके, तो वो चिपकता क्यों नहीं है? उसके ऊपर एक मटेरियल होता है जिसका उसके ऊपर लेप कर दिया जाता है, उसके ऊपर उसका एक पॉलिश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें हम लोग कोई भी फूड बनाते हैं तो वो चिपकता नहीं है। और वो जो हमारा मटेरियल होता है वो क्या होता है? टेफ्लॉन होता है। ओके, यही टेफ्लॉन क्या करता है, किसी भी फूड को उसमें चिपकने से रोकता है बर्तन में। ओके, तो जो बर्तन होता है जिस पर कोई भी फूड चिपकता नहीं है, वो किसकी वजह से नहीं चिपकता है? तो इसी टेफ्लॉन की वजह से। ठीक है, जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं, देखो ये क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक पूछ सकता है कि नॉन स्टिक के बर्तन पर किसका लेप किया जाता है, तो टेफ्लॉन का। या फिर और पूछ सकता है कि जो ना चिपकने वाले बर्तन होते हैं उसके ऊपर किसका लेप किया जाता है, तो भी टेफ्लॉन का। ओके, जो हमारा ग्लास होता है, जो हमारा कांच होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो सिलिका। ओके, SiO2, इसको क्या बोलते हैं? सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? ये सिलिका होता है। अब देखो जो साबुन होता है, ठीक है, साबुन का आपका फार्मूला पूछ सकता है कि साबुन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? RCOO, ठीक है। मतलब जो हमारा साबुन होता है, सोडियम वगैरह के एस्टियरेट होते हैं। ठीक है, तो ये आर क्या है? आर से बड़ा एस्टर हो गया, और ये C क्या है? हमारा सोडियम एसिटेट है। ठीक है, और सोडियम लॉरिल एसिटेट या ऐसा कुछ इसका साबुन का फार्मूला होता है आपका। ठीक है, तो साबुन का सामान्य सूत्र क्या हो गया? RCOO। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब हम लोग इसको हवा में खुला छोड़ देते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है? देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ सोल्यूशन होता है। ओके, ये एक एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है, जो कि पुताई में काम आता है। तो जब हम लोग इसको दीवार के ऊपर पेंट कर देते हैं, पुताई कर देते हैं, तो ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आपका चमकदार होता है। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो क्या होता है? चमकदार। वैसे संगमरमर है वो भी आपका चमकता है ना, तो संगमरमर है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है। तो उसी तरह से ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक चमकदार लेयर तैयार करता है, और हमको पुताई के बाद वही जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, चमकदार दिखाई देता है। तो वो जो चमकदार चीज दिखाई देती है वही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलेन को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफेद लेयर तैयार होता है, जो कि क्या होता है? काफी शाइनिंग होता है, चमकदार होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए लाल दवा। ओके, लाल दवा का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, तो KMnO4। ओके, लाल दवा का सामान्य सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र KMnO4। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट डायरेक्ट ये भी दे सकता है लिख करके, या फिर इसकी जगह इसका जो फॉर्मूला होता है KMnO4 वो भी दे सकता है। ओके, तो लाल दवा का सूत्र क्या होता है? KMnO4, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, अब देखिए आता है आपका आयल ऑफ विट्रियोल। ओके, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, H2SO4 जिसको बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग रसायनों का राजा भी बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? रसायनों का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड है।
ओके, जो बैटरी वगैरह होता है ना, जो गाड़ियों की बैटरी होती है, उस बैटरी में कौन सा एसिड डाला गया होता है? यही हमारा H2SO4 ही डाला जाता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो बैटरी होती है, गाड़ियों के अंदर जो बैटरी डाला जाता है, उस बैटरी में कौन सा एसिड डाला जाता है? तो यही हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से हम लोग किस एसिड को जानते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, अब देखिए आता है भारी जल। एक तो हम लोग सिंपल जल जानते हैं, एक होता है भारी जल। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है? हमारा वाटर है। उसी तरह से एक हमारा है ड्यूटेरियम, जिसको कि हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हमारा क्या है? ड्यूटेरियम। और यही ड्यूटेरियम के जो ऑक्साइड होते हैं, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? भारी जल के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैवी वाटर। ओके, ये है हमारा हैवी वाटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O, मतलब ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं, हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो भारी जल होता है, इसका यूज क्या है? भारी जल का यूज होता है जब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग बिजली वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर ये मॉडरेट के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, जो न्यूट्रॉन वहां से निकलते हैं ना, उन न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए, या आप बोल सकते हैं कि उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये हमारा भारी जल यूज किया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए ये जो हमारा भारी जल है, ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मंदक के रूप में कौन यूज होता है? भारी जल। इसकी जगह पर कैडमियम की रॉड वगैरह भी यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो भारी जल, यही हमारा जो हैवी वाटर है, इसी का यूज करते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको कैडमियम की छड़ें वगैरह दिया होगा। ठीक है, तो जो कैडमियम की रॉड होती है ना, वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब आता है वाटर गैस, जल गैस के नाम से जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जल गैस किसका किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, CO+H2, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस। और यही H2 की जगह हम लोग N2 कर दें, मतलब नाइट्रोजन को ले लें, तो वो हमारा बन जाता है प्रोड्यूसर गैस। ओके, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, और प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। ओके, अब देखिए आता है गैमेक्सिन। ओके, गैमेक्सिन जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है गैमेक्सिन का, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि गैमेक्सिन का रासायनिक सूत्र क्या है, निम्नलिखित में से क्या है? तो C6H6। ये तो क्या हो गया? ये तो बेंजीन हो गया। अब क्लोरीन 6 है तो हेक्साक्लोराइड, सिंपल सा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड। ओके, तो गैमेक्सिन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6Cl6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से इसको हम लोग रीड करते हैं। अब आता है वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मेथिल एल्कोहल, CH3OH। ओके, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्टली एक एक लाइन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा दोस्तों, 100% बनेगा। इनमें से आपको रेलवे, NTPC, JEE, LP, ये टेक्नीशियन का जो भी एग्जाम होगा ना, इनमें आपको 4-6 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा देखने के इस स्लाइड में से। ठीक है, तो ये जो हमारा वुड स्पिरिट है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, या फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH, मेथिल एल्कोहल। ओके, गैस की लौ का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है? ओके, गैस की जो लौ जलती है, उसका कौन सा भाग होता है जो कि सबसे ज्यादा गर्म होता है? तो जो ब्लू कलर का आपको दिखता है ना, गैस जब जलती है तो जो ब्लू कलर का आपको दिखता है, उसकी लौ, वही सबसे ज्यादा क्या होता है? गर्म होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है आपका। ठीक है, तो गैस की लौ का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ये ब्लू वाला। ओके, अब देखिए जो ऊतक होते हैं, ऊतकों का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, जो ऊतकों का अध्ययन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ओके, ऊतकों का अध्ययन क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। देखो दोस्तों, ऊतक होता क्या है? ऊतक, मैंने आपको बहुत अच्छा वीडियो बनाया टिश्यूज के बारे में, आप लोग देख सकते हैं। तो ऊतक होता क्या है? समान संरचना और क्रिया करने वाले, मतलब
ऐसे कोशिकाओं का समूह जो कि दिखने में समान हो और काम भी क्या करते हो, सेम करते हो, उसको बोलते हैं ऊतक। तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, या फिर समान कोशिकाओं के कार्य करने वाले समूह को बोलते हैं ऊतक। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, मार्सेलो मैलपिगी। जो मार्सेलो मैलपिगी है, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हिस्टोलॉजी के बारे में काफी अच्छे से स्टडी किया और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ओके, मार्सेलो मैलपिगी। ठीक है, अब देखो जो हिपेरिन है, हिपेरिन ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर खून सर्कुलेट कर रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर खून जम क्यों नहीं रहा है, जबकि जैसे ही ब्लड हमारा बाहर आता है हमारी बॉडी से कटने के बाद, वो 2 से 4 मिनट के बाद क्या होता है, जम जाता है, मतलब रक्त का थक्का बन जाता है। तो बाहर आने पर रक्त का थक्का बन गया और हमारी बॉडी के अंदर है तो क्यों नहीं बन रहा है, तो हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है, ब्लड में हमारा पाया जाता है हिपेरिन। ओके, तो ये हिपेरिन ही क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकता है। देखो दोस्तों, होता क्या है ना, जो प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, वही क्या करता है, खून का थक्का जमाने में मदद करता है। ओके, तो ये हिपेरिन हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है उससे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हम लोग हाथ वगैरह कट जाता है ना, तो जो हमारा हिपेरिन है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो इसकी डेड हो जाती है, मतलब ये क्या करता है, ये मर जाता है। तो इसके जो जमने की दर है ये खत्म हो जाती है। और कौन एक्टिव हो जाता है, प्लेटलेट। जो ब्लड प्लेटलेट है वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करने लगता है। ठीक है, और ये हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन हमारे बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकता है। क्यों, क्योंकि ये एक्टिव रहता है, ये जिंदा रहता है हमारी बॉडी के अंदर, और जैसा ही हमारा हाथ कटता है बाहर आता है और ऑक्सीजन के इन्वॉल्व में आते ही या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये हिपेरिन मर जाता है और हमारा ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हिपेरिन ब्लड को जमने से रोकता है, कहां पर, शरीर के अंदर, ना कि शरीर के बाहर। ठीक है, शरीर के बाहर जमने में मदद कौन करता है, ये है हमारा प्लेटलेट। ठीक है, तो शरीर के अंदर खून जमने से कौन रोकता है, तो यही हमारा हिपेरिन है। ओके, अब देखो जो केचुआ है, आपने केचुआ चलते हुए देखा होगा, बरसात के सीजन में बहुत निकलते हैं गांव में, तो जो केचुआ है उसको चलने के लिए या फिर जो भूमि को पकड़ करके एकदम चलता है, उसके लिए अपने वो बॉडी के कौन से ऑर्गन का यूज करता है या फिर कौन से पार्ट का यूज करता है, तो केचुआ में पाया जाता है एक सूख। ठीक है, उसके स्किन पर एक सूख पाया जाता है। सूख क्या है, एक ऑर्गन ही है उसका, उसकी मदद से वो क्या करता है, चलने का और आगे बढ़ने का काम करता है। ठीक है, तो केचुआ जो होता है उसको चलने तथा भूमि को पकड़ के रखने के लिए वो अपना क्या यूज करता है, तो सूख का प्रयोग करता है। ठीक है, अब देखिए जो मधुमक्खी होता है, जो बीज होती हैं, वो बीज जो अपना जो शहद बनाती हैं वो किससे बनाती हैं, तो नेक्टर से बनाती हैं। किससे बनाती हैं, नेक्टर से। ओके, मधुमक्खियां अपना शहद कैसे बनाती हैं, नेक्टर से बनाती हैं। अब देखो जो ऑक्टोपस होता है, ओके, ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ओके, ऑक्टोपस का कलर कैसा होता है, वो ब्लू कलर का होता है। ये एक एक लाइन का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखो जो स्टार फिश है, स्टार फिश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सितारा मछली या तारा मछली के भी नाम से जानते हैं हिंदी में, तो ये जो स्टार फिश है ये कौन से समूह से संबंधित है, तो इकाइनोडर्मेटा। ओके, इकाइनोडर्मेटा समूह से हमारा ये स्टारफिश संबंधित है। ठीक है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह से क्या है, संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्नलिखित में से स्टारफिश किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन होगा, उनमें से एक ऑप्शन आपका इकाइनोडर्मेटा होगा और वही आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, अब देखो जो मगरमच्छ होता है, जो क्रोकोडाइल होता है, उसके बच्चों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हैचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैचलिंग। ओके, जैसे कि मेढक के बच्चों को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। उसी तरह से जो हमारा मगरमच्छ होता है इसके बच्चों को क्या बोलते हैं, हैचलिंग बोलते हैं। ये जो मेढक वाला मैंने बताया ना टैडपोल, ये भी आता है। ठीक है, अब देखो जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रतिजैविक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक है इसकी खोज किसने किया? तो जो एंटीबायोटिक है इसकी खोज सन 1929 में 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। ओके, एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने 1929 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ठीक है। सन भी पूछ सकता है, सन 1929 था और साइंटिस्ट कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, अब देखो जो टीका है, टीका मतलब जो वैक्सीन लगता है, ठीक है। ये जो टीका है इसकी खोज कौन की थी? सबसे पहले डिस्कवरी कौन की थी टीका की? तो एडवर्ड जेनर। ओके, एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था? ये जो वैक्सीन लगता है हम सभी को, इसकी खोज किया था किसने? एडवर्ड जेनर। ओके, चेचक का टीका जो है उसकी खोज किसने किया था? जो चेचक होता है, चेचक की जो टीका होती है उसकी खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर साहब ने ही किया था, ठीक है। जो एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने वैक्सीन की खोज किया, मतलब जो टीका की खोज किए थे, उन्होंने ही चेचक के टीके का भी क्या किया? खोज किया था। पोलियो जो होता है, पोलियो का टीका की खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने, ठीक है। जॉन साल्क ने पोलियो के टीका की खोज किया था। कब किया था? 1995 में पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था। अब ठीक है, जो रेबीज होता है, रेबीज कैसे फैलता है? कुत्तों के काटने से होता है। तो ये जो रेबीज का जो टीका है, इसकी जो वैक्सीन है, इसकी खोज किए थे लुई पास्चर। ओके, लुई पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने रेबीज के टीके की खोज किया था, ठीक है। अब देखिए जो रेशम के कीट होते हैं जिससे कि रेशम निकाला जाता है, वो जो रेशम के कीट है जो रेशम का निर्माण करते हैं वो अपनी कौन सी स्टेज में करते हैं? तो प्यूपा स्टेज में करते हैं, ठीक है। रेशम के कीट रेशम का जो निर्माण है वो कब करते हैं? प्यूपा स्टेज में करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा गोल्डन राइस होता है, ठीक है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। ओके, विटामिन ए हमारा गोल्डन राइस में पाया जाता है। अब देखिए जो रेशम कीट पालन है, ओके, रेशम कीट पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ओके, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, सांस लेने में यूज करते हैं, उसकी जो प्रोड्यूस होती है, या फिर आप बोल सकते हैं वो निकलता कैसे है? तो वो निकलता है हमारा वाटर से। जो वाटर होता है उस वाटर से क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है या फिर ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो वाटर से निकलता है, H2O से, ठीक है। अब देखो जो आलू के पौधे होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो आलू होता है, जब उसके बुआई का समय आता है तो आप खुद देखते हैं कि आलू हम लोग जो मार्केट से खरीद के लाते हैं खाने के लिए, उसमें छोटे छोटे हरे हरे ग्रीन ग्रीन क्या निकले रहते हैं? कली की तरह निकला रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो होता है ब्रायोफाइलम की पत्ती की कली होती है। ओके, ब्रायोफाइलम की पत्ती की कली होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तरह से होता है, इसमें ऐसे ऐसे निकला रहता है, ठीक है। ये ब्रायोफाइलम की पत्ती का हम स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। ये हमारा क्या है? ब्रायोफाइलम। और ये जितने भी कलियां है ना, अगर ये मिट्टी के कांटेक्ट में रहेंगी तो हर एक जगह से एक नया पौधा बनेगा। आप आलू में देखे होंगे, आलू में ऐसे जगह जगह ऐसे से निकला रहता है, ठीक है। आलू में ऐसा ही कहीं कहीं निकला रहता है, हरा हरा होता है, ठीक है। तो वो होता है क्या है? जैसे ये ब्रायोफाइलम की पत्ती में निकला है कली ना, उसी तरह से ये आलू की आंख होती है, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम की पत्ती की वो कली होती है, ठीक है। अब देखो जो परागकण होता है, ओके, जो पॉलन ग्रेन होता है, ये कहां पर निकलता है या फिर कहां पर बनता है? तो ये परागकोश में बनता है। ओके, कहां बनता है? परागकोश में। जो परागण होता है, पॉलन ग्रेन होता है, वो कहां पर बनता है? परागकोश में बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना रह देते हैं। आइए मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।